नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में हुई एक नई उथल-पुथल के बारे में। दरअसल एक नई तनावपूर्ण स्थिति फिलहाल हम लोग देख रहे हैं। आप सभी को ये बात पता है कि रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया था। उसके बाद से उस तनाव का तो अभी तक अंत नहीं हुआ है और समझ में भी नहीं आ रहा है कि यह स्थिति कहाँ तक जाएगी। वहीं इसके अलावा हम लोगों ने थोड़े दिन पहले देखा कि इज़राइल पैलेस्तीन का जो विवाद था, वह भी फिर एक बार उभर आया और मामला फिर गड़बड़ों में आ गया था। अब इन सभी चीज़ों के दौरान हम लोग को एक नई स्थिति देखने को मिल रही है कि अचानक से ईरान ने हमला कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। इतना ही नहीं, उसने हमला किया साथ-साथ इराक के ऊपर भी और सीरिया के ऊपर भी। अब पता नहीं क्या था या क्या कारण था, समझेंगे। अभी पता लगेगा कि उन्होंने क्या-क्या क्लेम किया, क्या-क्या बातें बताई, जिसकी वजह से हमला हुआ था। लेकिन यह जो हमला है ना, यह हमला एक नई चिंता की चेतावनी है हमारे लिए। हो सकता है कि यह पूरी की पूरी स्थिति एक नया रूप ले ले, मामला गड़बड़ा जाए। हालांकि दोनों देशों के बीच में जो बातचीत थी वह शुरू हो गई है। पाकिस्तान भी बातचीत कर रहा है और ईरान भी आपस में बातचीत कर रहा है। कह रहे हैं कि ठीक है, हम लोग का आपस में कुछ नहीं है, क्योंकि हमने जो हमला किया है ना, हमारे द्वारा हमला जो करना था, हमने किया है जैश अल अदल पर। यह दरअसल एक चरमपंथी समूह है और ईरान का यह कहना है कि इस समूह की वजह से हमारे देश में उथल पुथल होती है। ये लोग सीमा पार करके हमारे क्षेत्र में घुस आते हैं और हमारे जो कर्मी होते हैं, सुरक्षा कर्मियों को ये मारते हैं या फिर अलग अलग जगह पर हमलों को अंजाम देते हैं। हमारे को सरकार से कोई लेना देना नहीं है, सरकार से हमें कोई परेशानी नहीं। आप सरकार चलाओ, प्रशासन चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। हमारा जो टारगेट था वह जैश अल अदल था। इसकी वजह से हमें लगातार परेशानी हो रही है। और सिर्फ परेशानी की बात ही क्या कहें, जब कभी भी कोई घटना होती है ना ईरान के अंदर, तो उस घटना के लिए यह संगठन जो है यह खुद ही उत्तरदायित्व ले लेता है। यह खुद कहता है कि हाँ, हमने करा है, हमारी ही वजह से हुई है, जिस वजह से सारा मामला गड़बड़ा जाता है। अब इस नई उथल पुथल की वजह से आप लोगों को यह समझ लेना है कि मिसाइलों से हमले हुए और आपके लिए मेंस का एक नया खास टॉपिक बन गया। दरअसल हम लोग इराक नहीं पढ़ रहे, हम लोग सीरिया भी नहीं पढ़ रहे, हम लोग पाकिस्तान के साथ में ही विवाद क्यों पढ़ रहे हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि पाकिस्तान हमारी सीमा से जुड़ा हुआ देश है। हमारी तो नहीं बनती, हमें पाकिस्तानी चिंता भी नहीं है, पर कभी कभी क्या होता है कि जब मिसाइलें दागी जाती हैं ना, तो थोड़ी बहुत इधर उधर हो गई तो ना कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। वहीं दूसरी स्थिति यह है कि पाकिस्तान से तो हमारी नहीं बनती है, तो पड़ोसी ही, बच्चा तो हमारा ही है, टुकड़ा हमारा ही है ना, हमारे कलेजे का टुकड़ा ही तो है, हमारे अंदर से निकला है। लेकिन उस सब के बावजूद ईरान से संबंध हमारे अच्छे चल रहे हैं, वहां पे व्यवस्था नहीं गड़बड़ानी चाहिए, काफी लाभ है हमें ईरान से। तो समझते हैं कि हमारे लिए वह हितकारी है, लेकिन इनके बीच का विवाद भी समझेंगे और देखेंगे कि अगर भारत पे इनकी वजह से कुछ प्रभाव पड़ता है, वह प्रभाव क्या क्या हो सकता है। तो टॉपिक मेंस के लिए बेहद खास है। प्री के लिए क्या खास रहेगा, जब कभी भी देशों की बात होती है, इस प्रकार घटना होती है, तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि किस देश के साथ में कौन कौन से देश सीमा साझा कर रहे हैं। ईरान किस किस के साथ सीमा साझा कर रहा है, पाकिस्तान किस किस के साथ सीमा साझा कर रहा है, यह आप लोग को बताना है। अभी आप लोग को यहाँ पर पहले यह कमेंट करना है कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं, वहीं ईरान के साथ कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं। इतना तो कर सकते हो, आंसर करो कमेंट। हम समझते हैं बाकी पूरा मामला अब दरअसल है क्या। सबसे पहले हमला किया ईरान ने, जवाबी कार्रवाई की पाकिस्तान ने, और अभी दोनों बैठ गए हैं कि हम लोग के आपस में कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें जो समूह टारगेट करना था, हमने समूह को टारगेट किया है। ईरान ने हमला किया, ईरान ने साफ साफ बताया कि भाई देखो, हमने इराक और सीरिया पे भी हमला किया, लेकिन हम लोग कुछ खास समूहों को टारगेट कर रहे हैं जो हमारे यहाँ अव्यवस्था फैला रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तान पे जो उन्होंने हमला किया, उसके लिए साफ साफ इन्होंने कहा कि भाई यहाँ ईरान में आके घुसते हैं, हमारे सुरक्षा कर्मियों की हत्या करते हैं। जैसे शुरू में क्लियर कर दिया। दिसंबर 2023 में एक घटना हुई थी ईरान के अंदर। ईरान में एक पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ। हमले के बाद में पता लगता है कि 11 लोगों की मृत्यु भी हो गई। जिस समय चीज़ों को जाना समझा जा रहा था, तो जो समूह है जिसका नाम आप सभी को पता लग गया कि जैश अल अदल है, इसने क्या किया कि खुद ही यह लोग ऑनलाइन आए और इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से खुद ही बता दिया कि देखो जी, हम ही हैं जिम्मेदार, जो भी चीज़ें हुई है ना, ये सब हमने ही की है, हमने ही अंजाम दिए, हमारे को कुछ करना था। इन्होंने आकर के चीज़ें खुद एक्सेप्ट कर ली। तो पता लग गया कि किसकी वजह से हुआ है, तो बहुत अधिक इंक्वायरी बाद में इस तरह से नहीं करनी पड़ी। ठीक, लेकिन पाकिस्तान ने जिस प्रकार से हमला हुआ, उसकी भूमि पे हमला हुआ है, उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन हुआ है, जो नियम कानून है उनका उल्लंघन हुआ है, तो इन सब की वजह से यह पता लगता है हमारे को कि जिम्मेदारी तो उन्होंने ले ली, लेकिन जिम्मेदारी ले लेने के बाद में फिर पाकिस्तान ने निंदा भी की और निंदा करने के बाद अपने राजदूतों को ईरान से वापस बुला लिया और जितनी भी बातचीत होनी थी इनके बीच में, उन सभी को स्थगित कर दिया है, निलंबित भी कर दिया है। चलिए, लेकिन फिर जवाब दिया पाकिस्तान ने हमला कर दिया ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान वाले प्रांत में। यह जो क्षेत्र है, यह दोनों देशों के बीच में जुड़ाव के लिए जिम्मेदार है। यहीं पे इन्होंने हमला कर दिया और हमला करते हुए इन्होंने कहा कि हमने जो हमला किया है, हमने किया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के ठिकानों पर। यानी कि इन्होंने यह बात बताई कि हमने जो हमला किया है, हमारा हमला
ईरान पे नहीं था। जिस तरह से ईरान ने हमला करके कहा कि पाकिस्तान पे हमने हमला नहीं किया है, एक समूह के ठिकानों पे किया है, इन्होंने भी सेम पॉलिटिक्स अपनाया और कहा कि हमने ईरान पे हमला नहीं किया, बस हमारा हमला तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ठिकानों पर और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के ठिकानों पर था। हाँ, गलती बस यह है कि इन लोग के ठिकाने जो है वह ईरान की भूमि पे थे। यह मामला सामने आया है। इस दौरान जिसका प्रयोग किया गया था, हमले में प्रयोग किए गए हैं किलर ड्रोन, रॉकेट और अन्य हथियार, इसके माध्यम से उन्होंने हमला वगैरह किया है। चीज़ें क्लियर हैं। अब इसके साथ साथ यह भी पता होना चाहिए दोनों के बीच विवाद क्या है। एक खास बात यह है कि दोनों ही देश 900 किलोमीटर लंबी सीमा को साझा करते हैं। जो मुख्य पॉइंट है दोनों के बीच में वह है सिस्तान बलूचिस्तान का इलाका। और जैश अल अदल जो है, जिसको सबसे पहले ईरान ने टारगेट किया है, ईरान यह भी क्लेम करता है कि यह समूह हमारे यहाँ पर जितनी भी घटनाओं को अंजाम देता है, पहली बात तो विवाद है इनका आपस में शिया सुन्नी वाला, उस सब के बावजूद यह पता लगता है कि जैश अल अदल नाम का जो यह संगठन है, इस संगठन की फंडिंग हो रही है अमेरिका से और इजराइल से। ठीक है। और जिस तरह से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है और इजराइल पैलेस्टीन वॉर हुआ है, इन दोनों ही घटनाओं ने ना पूरी दुनिया को दो ध्रुवों में बांट दिया। हालांकि दोनों जगह पर एंगल जो है वह अलग अलग है, लेकिन दुनिया हमने देखा कि दो दो भागों में बटी। तीसरा भाग भी है, थर्ड वर्ल्ड जिसको हम लोग कहते हैं, गुटनिरपेक्ष जो लोग कहते हैं अपने आपको, वह भी है, जिसमें से भारत एक है और आज भी गुटनिरपेक्ष है, कभी किसी का समर्थन नहीं करता। रशिया हमारा बहुत खास है, पर जब उसने हमला किया था यूक्रेन पर, मैं समझाया दैट दिस इज नॉट द वर्ल्ड ऑफ वॉर। ठीक उसी प्रकार इजराइल और पैलेस्टीन वाले मामले में भी था। हालांकि हमारे संबंध अच्छे हैं इजराइल से, तो हम लोग क्यों बिगाड़ें, क्या ही जरूरत है। तो वही स्थिति थी कि जैश अल अदल के समर्थन के लिए माना जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल इसके पीछे हैं और उसकी वजह से ही सारी घटना होती है। और अमेरिका से तो ईरान की वैसे ही नहीं बनती है, ठीक है, इजराइल से भी नहीं बनती है, तो इन दोनों से बनती नहीं है, तो इसलिए वे अलग अलग पैतरे आजमाए जा रहे हैं कि इनको टारगेट कैसे कैसे किया जा सकता है। तो एक मामला यहाँ पर यह भी आ गया है। यह जो समूह है जैश अल अदल, सुन्नी चरमपंथी समूह है, तो विवाद इनके बीच में इस प्रकार से रहता ही है। इसके अलावा हमें यह भी पता लगता है कि दोनों देशों की जो सेना है या जो रक्षा क्षेत्र है, उसके भी अलग अलग पहलू हैं। अब दोनों लड़ने को तैयार तो हो गए, अगर मान लीजिए कि दोनों के बीच में युद्ध की ठन जाती है तो क्या होगा। अगर कोई भी तीसरा पक्ष, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इजराइल पैलेस्टीन वॉर में भी अनेक और देशों ने सहायता की, धनराशि भी भेजी है, हथियार भी भेजे हैं, यूक्रेन और रशिया वाले में भी सेम स्थिति हुई है, तभी तो छोटा सा देश यूक्रेन डट रहा है ना, लड़ रहा है रशिया के सामने। यह सब मामले देख रहे हैं, तो एक बार थोड़ा समझते हैं कि दोनों देशों की जो क्षमता है सेना की, वह क्या क्या है। अगर हम इनके रक्षा बजट की बात करें तो रक्षा बजट में आगे जो है वह ईरान है, उसका रक्षा बजट है 9.95 अरब डॉलर का, पाकिस्तान का है 6.34 अरब डॉलर का। अगर बल की बात करें तो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं 6.54 लाख कर्मी, जबकि ईरान में है 6.1 लाख कर्मी। टैंकों की बात करें तो टैंक के मामले में पाकिस्तान आगे हैं, ईरान के पास है 1996, पाकिस्तान के पास है 3742। अगर बख्तरबंद वाहनों की बात करें तो यह ईरान के पास ज़्यादा है 65,765, पाकिस्तान के पास है 50,523। इसके अलावा हम लोग को यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि इनकी वायुसेना के भी अलग अलग पहलू हैं, जैसे कि ईरान के अंदर कुल विमान है 551, पाकिस्तान के पास 1434। ईरान के विमानों को समझते हैं तो पता लगता है कि 186 लड़ाकू, 23 समर्पित हमले वाले, 129 हेलीकॉप्टर और 10 विशेष विमान इसमें शामिल हैं। पाकिस्तान के पास है कुल 1434, जिसमें 387 लड़ाकू, 90 समर्पित, 352 हेलीकॉप्टर और 25 विशेष मिशन विमान हैं। और अगर परमाणु हथियारों की बात करें तो ईरान के पास में एक भी परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान 170 परमाणु हथियार बना करके पहले ही बैठा हुआ है। तो जो स्थिति है वह दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, प्रबल है, और अलग अलग जगह पर कोई कोई आगे है। तो स्थिति यही है कि अगर युद्ध ना हो तो ही बेहतर है, क्योंकि जब कभी भी युद्ध होगा ना, देखो एक तरफ वह लोग होंगे जो पाकिस्तान का समर्थन करेंगे, दूसरी तरफ वह होंगे जो ईरान का समर्थन करेंगे। अमेरिका पहुंच जाएगा पाकिस्तान के पास में, क्योंकि ईरान से तो वैसे ही नहीं बनती है, पाकिस्तान से कुछ खासा नुकसान है भी नहीं, तो सपोर्ट कर लो। अब जिस तरह से भाई पाकिस्तान ने पैलेस्टीन को समर्थन किया था, इजराइल भी इधर आ जाएगा और ईरान का फेवर कर सकता है। इसके साथ साथ हम लोग फिर अन्य चीज़ों को समझते हैं तो उसमें हमें पता लगता है कि वैश्विक राजनीति पे क्या प्रभाव होगा। तो देखिए, जिस क्षेत्र को ये लोग टारगेट कर रहे हैं वह क्षेत्र इस मामले में खास है कि दुनिया के जो प्रमुख तेल उत्पादक देश हैं वह उस क्षेत्र को अपने तेल को अनेक देशों तक भेजने के लिए प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पर ठन जाती है और तनाव लगातार बरकरार रहता है तो हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिर एक बार तेल की कीमतें बढ़ेगी, क्योंकि तेल आने जाने का जो मार्ग है वह बाधित हो जाएगा।
इसके अलावा हम लोग यहाँ पर यह भी देखते हैं कि इजराइल हमास युद्ध के बाद लाल सागर में जहाज़ों पर हमले के बाद ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे पर हमले से इस उपमहाद्वीप के अंदर एक नई उथल पुथल भी क्रिएट कर देंगे। पहले ही हम देख रहे हैं कि क्षेत्र परेशान है, एक तरफ रशिया यूक्रेन से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल और हमास, या फिर हम लोग यह कह सकते हैं कि इजराइल पैलेस्तीन से भी परेशान है। उसी बीच पाकिस्तान और ईरान का किसी नए तनाव या युद्ध में आ जाना भी पूरे क्षेत्र के लिए चिंता का विषय है, तनाव का विषय है, यह यहाँ पर बन जाएगा। ईरान शिया बहुल क्षेत्र है, पाकिस्तान सुन्नी बहुल क्षेत्र है, तो ये दोनों आपस में अगर चीज़ों को खींचना चाहेंगे तो तनाव बहुत अधिक बढ़ सकता है और बहुत ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ाएंगी भी। इसके अलावा एक खास पहलू यह भी है कि अगर अनेक पक्ष इसमें शामिल हो जाते हैं तो वह अपने हितों की पूर्ति भी करेंगे, जिससे कि बहुत खासा नुकसान हो सकता है और हमले से आसपास के देशों पर भी प्रभाव पड़ता है, यह भी स्पष्ट स्थिति है। तो हम चाहते हैं कि ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना फिर पाकिस्तान के साथ हमें भी परेशानियाँ कुछ कुछ हो सकती हैं और चीज़ें गड़बड़ा सकती हैं, इसकी भी संभावना है। हालांकि हम लोग गुटनिरपेक्ष हैं, पाकिस्तान हम लोग के लिए घोर विरोधी है, हम भी उसके घोर विरोधी हैं, किसी मामले में कोई समर्थन नहीं, लेकिन युद्ध हमारे लिए हमेशा से ही गलत रहा है और हमने कभी नहीं चाहा कि दुनिया में युद्ध हो, चाहे वह किसी भी स्तर पर हो, किसी भी देश के मामले में, फिर पाकिस्तान ही क्यों ना हो, हम लोग नहीं चाहेंगे कि वह युद्ध की स्थिति में जाए, क्योंकि युद्ध चाहे हो सकता है दो देशों के बीच में हो, दो विचारधाराओं के बीच में हो, कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन मरने वाले सैनिक होते हैं, उनके अपने परिवार होते हैं और वह सभी लोग एक आजीविका के लिए इन सभी चीज़ों को कर रहे होते हैं, अपने देश की सुरक्षा के लिए सभी चीज़ों को व्यवस्थित कर रहे होते हैं। लेकिन किसी भी पक्ष से लोगों का मरना कभी भी मानव सभ्यता के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता। लोग मरेंगे, साथ साथ में जान माल की भी बहुत ज़्यादा हानि होगी, नुकसान होगा और इतनी अधिक क्षति होगी कि उसको भरने में कई दशक भी लग जाएंगे। तो कोई नहीं चाहेगा कि इस प्रकार की स्थिति भी हो। ठीक, तो भारत पर क्या प्रभाव हो सकता है? तो भारत के लिए यही है कि भारत का ईरान के साथ चल रहा है फिलहाल चाबहार पोर्ट मामला। जिस क्षेत्र में चाबहार पोर्ट मामला चल रहा है उसी क्षेत्र में यह हमले हो रहे हैं और पूरी संभावना है कि अगर हमले इसी प्रकार चलते रहे तो भारत की जो चाबहार परियोजना है वह पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगी, जिसका विकास कार्य हो सकता है या फिर उसको हानि भी हो सकती है। और भारत पहले ही जो चाबहार परियोजना विकसित कर रहा है, यह पाकिस्तान के अंदर चाइना द्वारा बनाए जा रहे ग्वादर बंदरगाह के विरोध में कर रहा है। जिस प्रकार चाइना अपना एक खास सेटअप बना रहा है ग्वादर बंदरगाह के नाम पे पाकिस्तान के अंदर, वहीं उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि भारत ईरान का समर्थन ले रहा है, ईरान के अंदर पोर्ट बना रहा है और चाहता है कि व्यवस्था ठीक रहे और एक अच्छा खासा मार्ग यहाँ पर तैयार हो जाएगा भारत के लिए, भारत को विशेष लाभ होगा। ठीक है, तो भारत चाहता है ईरान और अफगानिस्तान के साथ मिलकर के एक अंतर्राष्ट्रीय यातायात मार्ग को तैयार किया जाए, जिससे सिर्फ भारत को लाभ ना हो बल्कि और भी देश जो हैं, जो भी इसका उपयोग कर सकते हैं, जिनके लिए लाभकारी हो, वह सब भी इसका उपयोग करते हुए व्यवस्था को संभाल लें, चीज़ों को अच्छा सेटअप दिया जा सके, सब कुछ बढ़िया हो जाए। क्लियर है मामला इतना? तो इसी प्रकार की स्थिति है। साथ साथ चीनी रणनीति, हम नहीं चाहते कि चाइना इसमें हस्तक्षेप करे, चाइना का प्रभुत्व बढ़े, हम उससे ही बचना चाहेंगे। एक तरफ हम पाकिस्तान से ही परेशान हैं, वहीं बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में चाइना का इंटरफेरेंस हमारे लिए और भी अधिक दर्दनाक हो सकता है। और कई बार हम लोग यह भी देखते हैं कि जिस प्रकार की घटनाएं होती हैं किसी एक देश के अंदर, उसका कोई दूसरा देश भी लाभ उठा ही सकता है। तो कहीं मौका ना मिले चीन को, हम यह हमेशा सोचेंगे और चीज़ों को व्यवस्थित करने का ही प्रयास करेंगे। ठीक उसी प्रकार का है यह पूरा मामला है। तो भारत पर प्रभाव कुछ सीमांतीय है, बाकी हमारी रणनीति के ऊपर, हमारी नीतियों के ऊपर खास प्रभाव है और हम चाहते हैं कि दक्षिण एशिया वाला क्षेत्र हमेशा इस प्रकार के तनाव से मुक्त रहे, जितना भी हो सकता है ये करने का प्रयास भी किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ प्रभाव है। हाँ, इसके अलावा और क्या प्रभाव हो सकते हैं और पूरी व्यवस्था के अंदर शांति कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, यह आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे। लेकिन हम लोग को यह बात पता है कि यूएन है चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए, सेटअप बनाने के लिए और वह चीज़ों को रोकने के लिए भी है। तो यूएन वाला मामला है, सभी की नीतियाँ भी हैं, लेकिन उन सबके बावजूद और क्या हो सकता है, क्योंकि विवाद सबके बीच में है और चीज़ें चलती ही रहती हैं, ये हम देखते हैं। पर किसी बड़े युद्ध का रूप ना लें, यही हम सब यहाँ पे सोच के चलेंगे। ठीक है मामला। तो यह आप लोग के सामने पूरा का पूरा एनालिसिस था इस रिपोर्ट का। नोट्स ज़रूर अपने बना लीजिएगा, ज़रूरी है आप लोगों के लिए, मेंस के एग्जामिनेशन के लिए खास है पूरा मामला, क्योंकि हम लोग फिलहाल यहाँ पर यही देख रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है ना उथल पुथल से जूझ रही है। रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल पैलेस्तीन वॉर और एक नए तनाव वाली स्थिति, एक नया हमला जो एक बड़ा रूप भी ले सकता है, इसकी भी संभावना है। बाकी आने वाले समय में कुछ बड़ा होगा तो ज़रूर देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। सेशन पसंद आए तो बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर करना है और इसके साथ ही लाइक के बिना भी नहीं जाना है। अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।